advantages um, related to the new economic policies which helped China to improvise their standards. यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि उन एडवांटेजेस पर हम बात करेंगे जो एडवांटेजेस चाइना की इकोनॉमी को मिले ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइवेटाइजेशन बेसिक. तो आई थिंक आप अच्छी तरह जानते हैं दैट चाइना वाज एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल स्टेट. अंडरस्टूड. But now after privatization, let's see what happened in China and how China converted from an agricultural based economy to a market based economy. Privatization of agriculture led to a remarkable rise in agricultural production and rural income. चाइना शायद इस दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होगा जिसने बेहद कम समय के अंदर अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स को अंडर प्राइवेट सेक्टर लिया. ओके, तो आई थिंक अब देख लेते हैं. सबसे पहले चाइना वाज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल स्टेट, देयरफॉर चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया. किया तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में और रूरल इनकम्स में और रूरल प्रोडक्शन में और रूरल स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, गजब का उछाल देखने को मिला. गजब का उछाल का मतलब होता है रिमार्केबल राइज वाज सीन इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉप्स पैटर्न along with the incomes of the people living in rural areas who used to carry out agriculture. Standards एकदम से उठने स्टार्ट. Next point, high personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. अब देखिए वही वाली बात है. As yesterday I told you that before China's economy was privatized, चाइना का बेसिक जो रॉ मटेरियल सेक्टर था वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री था, यानी कि सॉरी एग्रीकल्चरल सेक्टर था. Why I am saying that as raw sector, यानी कि that as sector belonging to the raw materials, because industrialization जो चाइना में होती उसका सारा रॉ मटेरियल और उसके इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही था. तो ऑब्वियसली आफ्टर व्हेन द एग्रीकल्चर ऑफ चाइना वाज प्राइवेटाइज, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, चाहे उसकी ग्रोथ बढ़ी, चाहे उससे जुड़े हुए लोगों की इनकम्स बढ़ी. अब जब लोगों की इनकम्स बढ़ी, when the incomes related to the people related to the agricultural activities increased, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल इनकम्स बढ़ने के कारण उनकी पर्सनल सेविंग्स भी बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड करने लगी. और रूरल इकोनॉमी के एक्सपैंड की वजह से अब रूरल इकोनॉमी से निकलने वाला एग्रीकल्चर से जो पैसा था वो रूरल एरियाज में इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगाया जाने लगा. यानी कि तेरा है तुझ पर ही लगेगा, वो वाली चीज. अंडरस्टूड. The savings obtained from the rural areas on the basis of the productivity of agriculture which was increasing day by day, उसी से निकलने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में काम आया रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री the Chinese economy including both industry and agriculture grew at a faster rate. कुल मिला के अर्बन एरियाज में भी रूरल एरियाज में भी the economy of China started to expand with the speed of day twice night quart, यानी कि दिन दुगना रात चौगुना. सिंपल समझिए, चाइना अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी चाइना की इकोनॉमी बहुत ही तेज रेट के साथ ग्रो करना स्टार्ट हो गई. Next point, the new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. और ये आपको पता ही था कि चाइना की दूरदर्शिता क्या थी. प्राइवेटाइजेशन करते वक्त उन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ विच चाइना पहले से ही अपने पूरे कंट्री को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डिवाइड कर चुका था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिंग एस्पेक्ट. तो ये सब चीजें होने के बाद चाइना की इकोनॉमी में इंडस्ट्री भी डेवलप हुआ और एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ फास्टर रेट पर, वो तो हमने देख लिया. ठीक है. उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बने, अलॉन्ग विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो नए ट्रेडिंग लॉज बनाए गए, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जबरदस्त चाइना में आया, ड्यू टू विच फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा. यानी कि इंटरनल ट्रेड भी एक्सपेंड हो रहा है ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज. I think we can say that agriculture and industry, the most two prominent sectors on which actually the third sector depends.
डिपेंड्स, वो एक्सपैंड फास्टर रेट पे कर ही रहे हैं, एंड ड्यू टू composition of special economic zones along with new trading laws by removing many irrelevant trade barriers, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड बढ़ना। तो एक्सटर्नली भी ट्रेड बढ़ रहा था, इंटरनली भी ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रिजल्ट क्या हुआ? चाइना एक ऐसा देश था जहां पर लैंड मास की कमी नहीं, चाइना एक ऐसा देश था जहां पर लेबर की कमी नहीं, चाइना एक ऐसा देश था जहां पर लेबर सस्ती भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए जब तक ट्रेड बैरियर चाइना ने लगा रखे थे, तब तक दुनिया का कोई भी देश वहां जा नहीं सकता था। एज सून एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना ने डिवाइड किया अपने आप को, एंड न्यू ट्रेडिंग पॉलिसीज वर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा इन्वेस्टमेंट का हब चाइना बना। यानी कि द ग्रेटेस्ट हब, और वी कैन से द ग्रेटेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच कंट्री बिकेम दैट? चाइना। उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि आप भी घर में बैठे हैं और हम भी घर में। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. साथ में चाइना एक ऐसा मुल्क बना कि चाइना सभी देशों के लिए सबसे बेहतरीन हब हो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो देश किसी भी कोने में इस दुनिया में। It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सभी देशों ने चाइना को अपने देशों में आकर अपनी मार्केट का हिस्सा बनकर अपने देशों में इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि चाइना दोनों तरफ से सबसे बड़ा हब बना। पूरी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में भी द बिगेस्ट हब चाइना था, लेकिन वहां चाइना लिमिटेशन लगा के रखता था कि हम उसे ही बुलाएंगे जो हमारे लिए ठीक होगा, ठीक है, और पूरी दुनिया उसको वेलकम अपने देश में इन्वेस्टमेंट के लिए करी रही थी। यानी कि सबके देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा खुद, लेकिन दूसरा जो हमारे देश में आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पर लिमिटेशन लगा रखी थी चाइना ने, डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिस्ट पॉलिसी। बिकॉज उसका सिंपल टारगेट था, हमें अपना एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, इंपोर्ट कम से कम करना है। वही उसका होना स्टार्ट हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, जिसकी वजह से चाइना की जो इंटरनल करेंसी क्राइसिस थी वो तो दूर हुई ही, साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहद तेजी से बढ़ने लगे। जिसकी वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब चाइना के बढ़े तो चाइना के पास और पैसा आने लगा। चाइना के पास और पैसा जब आने लगा, फॉरेन करेंसी और आने लगी, तो वो उसी फॉरेन करेंसी को यूज करके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुनिया के दूसरे देशों में करने लगा। बिकॉज फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स पे के बेसिस पर डिपेंड करता है दैट हाउ मच यू हैव द कैपेबिलिटी टू बी अ गुड इन्वेस्टर इन अदर कंट्रीज। वही चाइना के पास था नहीं, तो पहले चाइना ने दूसरे देशों को बुलाया, उनकी करेंसी ली, उनको माल बेचा, उसी करेंसी को अपने रिजर्व्स में डाला, उसी करेंसी का यूज करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, और एक्सपोर्ट बढ़ाकर उसी करेंसी से उन्हीं देशों में जाकर प्लांट्स लगा लगा के इन्वेस्ट कर करके वहां पर इन्वेस्ट किया, और फिर उसी से और करेंसी कम। समझ रहे हैं? So it has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in the country. ये वही foreign exchange reserves हैं जो 25-30 साल की कमाई है चाइना की, जिसकी वजह से चाइना आज पूरी दुनिया का अपने आप को so called ड्रैगन समझता है। The biggest investor so called in the world is so called China, just because due to these foreign exchange reserves, which is under captivation since last 25 to 30 years on regular basis. Next point. China's accession to WTO in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. साथ में 2001 के अंदर चाइना जब WTO का मेंबर बना, उसके बाद तो फिर चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन बन के सामने आया। बिकॉज आई थिंक धीरे धीरे आया। बिफोर 1972 बिल्कुल एलियनेटेड था। 1972 में यूएस के साथ रिलेशंस एग्जीक्यूट हुए, फिर धीरे धीरे आगे इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज की उसने। Then in 2001 it became completely a member of 2000 मतलब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर विच वी कैन इजीली से दैट चाइना पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से, चाहे झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, बट एक तरीके से तो खुल चुका था। इट वाज
The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future world economic order. अब सवाल ये है, when China became the part of WTO, तो WTO की कुछ पॉलिसीज होती हैं. अकॉर्डिंग टू दोज पॉलिसीज तो भैया देखो, हर देश को अधिकार दिया जाता है कि आप इतना अगर वहां पर इन्वेस्ट करोगे तो उस देश का भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट इतना होना जरूरी है. एज सच इस तरह की बहुत सारे ऑर्डर्स बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. बट चाइना ने क्या किया? चाइना वैसे भी जहां जहां जब जब जुड़ा, चाइना ने जब जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को जिस जिस तरह से इंप्रूव किया, ओनली ऑन वन बेसिस किया, वी हैव टू बी द किंग, वी हैव टू लीड, वी हैव टू इंक्रीज, वी हैव टू एक्सपैंड. सिंपल. सामने वाला जाए कुछ भी कर, कोई मतलब नहीं, यानी कि सिंपल. When 2001, in the year 2001 also, when China became a member of WTO, यानी कि World Trade Organization, so it was also being considered as a further step in the opening of China towards the outside world. जिसके बाद चाइना ने अपने प्लान्स पहले से ही बना रखे थे कि अब हमें WTO का हिस्सा बनना है और WTO का हिस्सा बनके पूरी दुनिया की मार्केट को इंटीग्रेट करना है और सारी दुनिया की मार्केट को इंटीग्रेट करके एक नया इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमिक ऑर्डर हमें सेट करना है जिसको लीड हम करें. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना. नेक्स्ट पॉइंट. While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reform. Unemployment has risen in China with nearly 100 million people looking for jobs. ये तो नॉर्मल सी बात है भैया, इतनी पॉपुलेशन है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? Now simply you can ask here, you can raise some questions on it. First important thing कि सर चाइना ने ड्रामेटिकली इतना इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी कैसे कर लिया? बिकॉज पॉपुलेशन इतनी छोटी नहीं थी, लैंड मास इतना छोटा नहीं था, रिसोर्सेज भी चाइना के पास थे बट आई थिंक सारे जोन्स में नहीं थे. दैट्स व्हाई चाइना डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन प्लेसेस. तो फिर आप हमें ये बताइए, ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ इसका एनालिसिस करिए सर. तो एनालिसिस कर लेते हैं कि ठीक है, माना चाइनीज इकोनॉमी एज अ होल इम्प्रूव, जो भी हुई ड्रामेटिकली हुई चाहे कैसे भी, बट नॉट एवरीवन इन चाइना रिसीव्ड बेनिफिट ऑफ इट. कुछ ऐसे भी थे जिनको इसका सीधा नुकसान हो गया, जो मतलब पहले ठीक थे लेकिन इसके इम्प्रूवमेंट की वजह से खुद का नुकसान उनका हो गया. यानी कि देयर वर मैनी who took the benefits of it, but there were also many, yani ki equal in size and there were also equal in size and equal in amount who also took the benefits of the reforms, but on the other side there were also equal in size who were actually disadvantaged from this process, जिनको इसका प्रॉब्लम या तकलीफ भी उतनी ही हुई. आप कहोगे एग्जाम्पल सिंपल सी बात ये है, you welcome others to enter your home, when you welcome others to your territory to invest, तो आपके खुद के लोगों का कुछ तो काम जाएगा ना. आपकी खुद के लेवल की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कुछ तो हर्ट हो. वही चाइना के साथ हुआ. उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो था शुरुआती स्टेज में, इन इनिशियल स्टेजेस, द लोकल इंडस्ट्री ऑफ चाइना गॉट हर्ट, ड्यू टू विच इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, अब कितना सिंपल ये हर्ट हुआ था देख लो. नियर बाय 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई थी. 1 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 1 करोड़, इटली की 1/5 पॉपुलेशन ऑफ टुडे, इतने लोग चाइना में उस वक्त बेरोजगार हुए, जस्ट ड्यू टू दीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय चाइना. And after becoming a part of WTO in 2001 also, there were many people who became jobless because obviously China was welcoming the people of colleague nations to invest in their country. तो ऑब्वियसली लोग बेरोजगार तो होंगे ना भाई, चाहे कम ही हो, चाहे इंपोर्ट कम ही था चाइना का, लेकिन जितना भी था इंडस्ट्री सेटअप्स तो दूसरे देश भी आकर लगा ही रहे थे, चाहे चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे आईफोन हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी हो. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट. फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th and 19th century. अब आप कहोगे सर यू आर टेलिंग दैट कि एम्प्लॉयमेंट एंड द जॉब प्रोफाइल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड द जॉब एनालिसिस और जॉब डेटा एनालिसिस टेल्स अस दैट देयर वर मेनी पीपल हु बिकेम जॉबलेस, नियर बाय 1 करोड़ पीपल इन स्ट्रेंथ in China in this span of time in which China developed itself on the policy of expansion, so called policy of expansion. तो
आप हमें थोड़ा उसके अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस को वेरीफाई और थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए। लेट्स वेरीफाई इट एंड लेट्स ट्राई टू बैलेंस इट। सिंपल अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस काफी खराब थी, एंड इन दोज कंडीशंस स्पेशली इन दोज मतलब इन दैट एब्स्ट्रैक्ट अगर हम बात करें तो मोस्टली फीमेल एम्प्लॉयमेंट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन। अंडरस्टूड? यानी कि सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? भुगतना तो सबको पड़ा, बट मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि व्हेन दे वर अंडर एम्प्लॉयमेंट तब भी सबसे ज्यादा परेशानी फीमेल्स को ही हो रही थी। बिकॉज एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, the employment conditions of females were always bad in China, along with working conditions in which the females used to work according to their profile was also not according to their qualification and were bad in condition, bad as compared to 18th and 19th century Europe। यानी कि 100-200 साल पहले यूरोप के अंदर औरतों को काम करने के लिए जो कंडीशन दी जाती थी, उनसे भी बदतर कंडीशन में चाइना की औरतें काम करती थी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था चाइना। और उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ लोगों का हो जाना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें औरतें ज्यादा अनएम्प्लॉयड हुई होंगी, यानी कि विमेन हुई होंगी या मैन हुए होंगे ज्यादा। Environmental degradation and corruption have increased besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces। सीधी सी बात है भाई, एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं, डिसएडवांटेजेस की बारी है। फर्स्ट डिसएडवांटेज, unemployment is stagnated to a very very greater level, nearby 1 crore people got मतलब 1 crore people were jobless। Second most important thing, the condition of women became converted from bad to worse, actually because the working and the ethical conditions of women as per their employment was already in a bad condition, which automatically and automotively converted into a worse state after these policies being adopted by China। Second disadvantage. Third disadvantage, due to enormous and expanded policy, due to enormous and expanded approach of China in every term, environment is started degrading। Because why? Agriculture you are disposing it, industrialization you are increasing on any standard, yani ki you are promoting pollution of any kind, water, air, chemical, any other type, due to which China was under a serious environmental threat। या China started come under a serious environmental threat, due to which environment of China started to degrade at a very very speedy rate। Fourth important thing, सिंपल सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप कह सकते हैं कि पेपर वर्क ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था, हमें अपना काम बढ़ाना है, दूसरे का छोटा करना है। तो सिंपल अप्रोच ऑफ चाइना इन इटसेल्फ वाज सो करप्टेड, ड्यू टू व्हिच व्हेन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना वाज changed, due to which China expanded its vision so as to after which came the part of WTO also, and so as to I think become the part of world global market scenario। जिसकी वजह से हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन को तो पटेर हाथ लगी, ड्यू टू विच करप्शन ऑल्सो इंक्रीज। ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा, उसको मेंटेन और बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो करप्शन ऑल्सो इंक्रीज अप टू अ वेरी ग्रेटर लेवल। 4 डिसएडवांटेजेस। फिफ्थ डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन चाइना रोज बढ़ गई, पहले भी थी, अब तो और ज्यादा बढ़ी। आप कहोगे व्हाई? Because I think the economic inequality was already surviving between the rural and urban people of China, but now after such change या such a vast change in economic policies, urbanization के standards भी change हुए और rural areas के अंदर भी investment के standards change हुए, जिसकी वजह से भले ही रूरल एरियाज में पहले के मुकाबले ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो, लेकिन अर्बन एरियाज में पहले के मुकाबले जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट हुआ और जिस लेवल वहां पर आप कह सकते हैं कंडीशंस चेंज हुई ट्रैवर्स, उसके मुकाबले तो रूरल एरियाज और बदतर स्टेट में चले गए। यानी कि सिंपली द रूरल इनइक्वालिटी बिटवीन द रूरल रेसिडेंशियल पीपल एंड द अर्बन रेसिडेंशियल पीपल आल्सो इंक्रीज, अलॉन्ग विथ समुद्र के साइड में रहने वाले लोग प्लस लैंड पर रहने वाले लोग, यानी कि समुद्र के साइड में यानी कि किनारों पर रहने वाले लोग, यानी कि कोस्टल एरियाज में जो रेसिडेंशियल थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन देम आल्सो
got different from those who used to live within the inland. यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बड़े लेवल पर खड़ी हो गई। बिटवीन रिच एंड पुअर तो थी, वो और बढ़ गई। बिटवीन रूरल एंड अर्बन भी थी, वो और बढ़ गई। बिटवीन कोस्टल एरियाज पीपल एंड इनलैंड एरियाज लिविंग पीपल भी थी, वो और बढ़ गई। Next point. However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. Simply, रीजनल बेसिस पर भी और इकोनॉमिक बेसिस पर भी चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने के रास्ते पर खड़ा हो गया। एंड दिस वाज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना। फिर चाहे चाइना के खुद के कितने भी लोगों की कुर्बानी चाइना को देनी पड़े, पॉपुलेशन थी इसकी चाइना की, इससे पता भी नहीं चलता 1 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए। भाई सोचिए, अगर 1 करोड़ लोग अमेरिका में जॉबलेस हो जाए, अमेरिका का तो स्टॉक एक्सचेंज ही बैठ जाएगा। बट देखिए ना, चाइना की पॉपुलेशन वाज सो ग्रेटर एंड अकॉर्डिंग टू दैट द पॉपुलेशन लेवल ऑफ चाइना वाज अप टू नियर बाय 100 करोड़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डिफरेंस कितना होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो चाइना स्टार्टेड टू एक्सपैंड रीजनली आल्सो एंड ग्लोबली आल्सो, यानी कि इंटरनली आल्सो एंड एक्सटर्नली आल्सो। The integration of China's economy and the interdependencies that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. और आने वाला वक्त क्या साबित हुआ, फोर्थ कमिंग टाइम्स में क्या प्रूव हुआ, वही हुआ जिसकी वजह से मैंने कहा आज हम घर में बैठे। इन द फोर्थ कमिंग टाइम्स चाइना सक्सीडेड इन integrating the world economy and making itself the leader of। चाइना ने पूरे वर्ल्ड की मार्केट को अपने हिसाब से अपने बेसिस पर इंटीग्रेट करने में काफी हद तक सक्सेस पा ली। एंड आफ्टर दैट चाइना आल्सो बिकेम अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ दैट मार्केट, जिसकी वजह से द वर्ल्ड अनडिक्लेयर्डली was completely interdependent upon China in most of the cases, in most of the phases, जिसकी वजह से चाइना का पता भी नहीं चला कि चाइना 19 साल में कब इतने बड़े लेवल पर आ गया। that China was one of the most, या मैं सही बताऊं तो चाइना was that country which gained the most appropriate unfiltered influence in last 20 years। पिछले 20 साल में उस लेवल का इन्फ्लुएंस कमाया है जिस लेवल का इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स ने 50 सालों में भी नहीं कमाया। जस्ट वाई? जस्ट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द वर्ल्ड ऑन चाइना, या मैं दूसरी भाषा में कहूं, चाइना एक्टिव था, दुनिया लेजी आलसी थी। एज अ रिजल्ट ट्रेड पार्टनर्स चाइना के जो थे वो इंटरडिपेंडेंट होते गए चाइना पे, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। जस्ट मेकिंग इट, यानी कि जस्ट ट्राइंग टू हेल्प चाइना इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर वर्बल, यानी कि मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी globally as well as internally। Last point for today. Hence, its outstanding issues with Japan, the US, Asia and Russia have been tempered by economic considerations। इसीलिए चाहे किसी के साथ भी इशू खड़ा होता था, चाइना का शांत हो जाता था। चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे यूएस के साथ हो, चाहे एशियन के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, सामने वाले के देश की तरफ से पहल होती थी कि भाई आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। वी मस्ट नेगोशिएट ऑन इट। चाइना इतने इन्फ्लुएंस में था, नोबडी was willing to get in rift with China, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों ना हो। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो आई थिंक ड्यू टू द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टुडेज इंटरनेशनल मार्केट इतना डेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर नहीं कर किया तो यूनाइटेड स्टेट्स को खा जाएगा चाइना। दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी टू चैलेंज चाइना। और आफ्टर दैट कोरोना और आ गया, ड्यू टू विच यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो एक पीतर था ही, बटेर भी लग गया। ड्यूअल चैलेंज। It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province, by integrating it closely into its economy। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, दुनिया के साथ बड़े बड़े विवाद चाइना ने अपने इस इन्फ्लुएंस के बेसिस पर भले ही सुलझा लिए हैं, लेकिन चाइना ताइवान के साथ अपना विवाद नहीं सुलझा पा रहा, बिकॉज ताइवान इज अ कंट्री जिसको चाइना अपनी टेरिटरी मानता है। अंडरस्टूड? चाइना कंसिडर्स इज अ रेनिगेड प्रोविंस, यानी कि चाइना मानता है कि हमारी लेगेसी का हिस्सा है ताइवान, कि ताइवान ऐसा नहीं मानता है। In simple words, China considers Taiwan as an integrated part of its economy, as an integrated part of its society, जिसका निपटारा आप कह सकते हैं, निवारण, सॉल्यूशन करने की चाइना बहुत सालों से कोशिश कर रहा है। एंड चाइना एज सच कर भी लेता, बहुत जल्दी ही ताइवान को अपनी इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर भी लेता, अगर ये कोरोना का एंगल नहीं खड़ा होता।
Fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of the Asian economies after the 1997 financial crisis. One more thing, in 1997, most of the countries of ASEAN faced a huge level economic crisis, जिसमें चाइना ने उनकी मदद की. तो एक तरीके से एशियान का भी अनडिक्लेयर्ड फादर बन गया चाइना. एक तरीके से एशियान इतनी बड़ी संस्था जिसके 10 से 11 मेंबर्स थे, 2 से 3 से 4 डायलॉग पार्टनर्स थे और 4 से 5 गाइडिंग पार्टनर थे. 15-16 देशों का समूह है, इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, जिसके बाद चाइना ने उस समूह की मदद की. एंड आफ्टर दैट दैट एशियन ग्रुप आल्सो वाज अंडर क्रेडिट ऑफ चाइना. और चाइना का डर और घटा नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट एशिया के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस पहले के मुकाबले और ज्यादा स्ट्रांग हो गया. Its more outward-looking investment and aid policies in Latin America and Africa are increasingly projecting it as a global player on the side of the developing economy. साथ में लैटिन अमेरिका में होते हुए चाइना के इन्वेस्टमेंट, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसी ऐसी जगह पर चाइना के होते हुए इन्वेस्टमेंट जहां अमेरिका ने आज तक सोचा भी नहीं. ये बताता है कि चाइना के बड़े लेवल पर ग्लोबल पावर पिछले 20 साल में बना है और कितने बड़े लेवल पर अगले 15-20 साल के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर साबित हो सकता था. आफ्टर कोरोना में ये कहूंगा, बिफोर कोरोना तो वो कर ही रहा था. एंड सो कॉल्ड बुक कह रही है दैट चाइना कैन बी सो कॉल्ड डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज. बुक कह रही है, मैं नहीं मानता इस बात. तो इस तरीके से बुक कह रही है कि चाइना डेवलपिंग इकोनॉमीज का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटर है, जो ये बताता है कि किस तरीके से एक वर्ल्ड लीडर बनने की खामी, वर्ल्ड लीडर बनने की जो खूबियां हैं, वो एक डेवलपिंग कंट्री में भी हो सकती है. फॉर टुडे आई थिंक इट इज कंप्लीट एंड आई थिंक विद दिस the rise of the Chinese economy is complete. Tomorrow the last topic of this chapter will be started and day after tomorrow the chapter will be completed. All the students are requested to come onto the screen.